नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विंध्याचल सोनी और आप देख रहे हैं अपना प्रिय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक नॉलेज। आज मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के नेशनल इनकम चैप्टर में उसमें प्रयुक्त होने वाले विभिन्न टर्म्स, विभिन्न शब्दावली और विभिन्न उसके कीवर्ड्स के बारे में बताने वाला हूं। हम लोग जब राष्ट्रीय आय चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें कई शब्द ऐसे आते हैं जो हमको कुछ नए लगते हैं, कुछ अलग लगते हैं। उसके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक और रोचक है। तो आज का मेरा ये वीडियो इसी पर आधारित है। मैंने राष्ट्रीय आय चैप्टर में और वीडियो बनाने के पहले सोचा कि पहले मैं इसमें आने वाले विभिन्न शब्दों को पहले आपको समझा दूं, बता दूं। तो लगभग 21-22 शब्दों को मैंने छांट कर आपके पास लाया हुआ है। अंत तक आप मेरे वीडियो पर बने रहिए, क्योंकि आज का मेरा ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक होने वाला है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं घरेलू आय की। तो घरेलू आय किसी देश की वह आय है जो उसके उत्पादन के साधनों के द्वारा वो प्राप्त किया जाता है और वह उस देश के घरेलू सीमा के अंदर ही सृजित की जाती है। इसमें विदेशों से प्राप्त आय को शामिल नहीं किया जाता है और इसे देश के निवासियों और गैर निवासियों दोनों के द्वारा सृजित किया जाता है। जबकि राष्ट्रीय आय में को केवल देश के निवासियों के द्वारा सृजित किया जाता है और इसमें विदेशों से प्राप्त आय को भी शामिल किया जाता है। इसी तरह सामान्य निवासी किसको बोला जाता है? तो सामान्य निवासी किसी देश का वह व्यक्ति होता है जो उसी देश में रहते हुए अपने आर्थिक हितों की प्रतिपूर्ति या आर्थिक क्रियाकलाप या आर्थिक रुचि का केंद्र भी वह उसी देश को अपने बना के रखता है। इसमें संस्थान भी शामिल होते हैं। जबकि गैर निवासी या गैर सामान्य निवासी उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसमें वह रहता है दूसरे जगह का निवासी और उसके आर्थिक हितों का केंद्र कोई और जगह रहता है। दोनों अलग अलग रहते हैं। जैसे विदेशी लोग, ये पैसा कमाते हैं किसी दूसरे देश में और भेज देते हैं दूसरे देश में, और इसमें क्या होता है कि इनका आय इनके देश में शामिल होता है राष्ट्रीय आय में। घरेलू सीमा किसको बोलते हैं? तो इसके अंतर्गत राजनीतिक सीमा के अतिरिक्त देश के सीमा अंतर्गत जल क्षेत्र और देश के निवासियों द्वारा विभिन्न देशों में आय प्राप्ति हेतु चलाए जाने वाले हवाई जहाज और समुद्री जहाज को भी शामिल किया जाता है। सकल राष्ट्रीय आय में मूल्यह्रास शामिल होता है, जबकि शुद्ध राष्ट्रीय आय में हम लोग मूल्यह्रास को घटा देते हैं। अगर शुद्ध राष्ट्रीय आय हमको प्राप्त करना है तो सकल राष्ट्रीय आय में से जब हम लोग मूल्यह्रास घटा देते हैं और इस तरह से हम लोग शुद्ध राष्ट्रीय आय प्राप्त करते हैं। तो ये सकल राष्ट्रीय और शुद्ध मूल्य राष्ट्रीय आय में केवल मूल्यह्रास का अंतर है। मूल्य वृद्धि किसको कहते हैं? वैल्यू एडिशन। तो आगत को उत्पादन में, इनपुट्स को आउटपुट्स में बदलने की जो प्रक्रिया है उससे जो मूल्य वृद्धि होती है उसी को हम लोग वैल्यू एडिशन कहते हैं। अर्थात मूल्य वृद्धि ज्ञात करना है तो हम उत्पादन का मूल्य में से मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य को घटा देंगे। मूल्यह्रास, डिप्रिसिएशन, तो इसमें जो अस्थाई परिसंपत्ति है, अस्थाई पूंजी है, उसका उपभोग को हम लोग मूल्यह्रास कहते हैं। उत्पादन के क्रम में जब हम उसका उपयोग करते हैं अस्थाई परिसंपत्ति का, तो उसके मूल्य में कमी आती है, उसके मूल्य में घटती होती है, तो जिससे इसका मूल्यह्रास होता है। समस्त अर्थव्यवस्था के स्तर पर इसे चालू प्रतिस्थापन लागत भी कहा जाता है। इसमें शामिल होता है अस्थाई परिसंपत्ति अथवा पूंजीगत परिसंपत्ति में सामान्य टूट फूट, अप्रचलन और आकस्मिक हानि पर होने वाला व्यय, ये मूल्यह्रास में शामिल होते हैं। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर में से अनुदान को घटाने के बाद हमको प्राप्त होता है। जो भी हमको अप्रत्यक्ष कर हम चुकाते हैं सरकार को और सरकार के द्वारा जो हमको सब्सिडी प्राप्त होता है, दोनों को हम जब घटा देते हैं तो हमको शुद्ध अप्रत्यक्ष कर प्राप्त होता है। मध्यवर्ती वस्तु, इंटरमीडिएट गुड्स किसको बोलते हैं? तो मध्यवर्ती वस्तु वे वस्तुएं हैं जो उत्पादन के सीमा रेखा के अंदर होती हैं और जिनमें वृद्धि की जानी बाकी होती है, जिनके मूल्य में वृद्धि की जानी बाकी होती है। ये वस्तुएं फर्मों, उत्पादकों एवं विक्रेताओं के द्वारा इसीलिए क्रय की जाती हैं ताकि उन्हें कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जा सके या लाभ लेकर किसी अन्य को अंतिम उत्पादन के लिए बिक्री किया जा सके। तो ये मध्यवर्ती वस्तु है, इनको कच्चे माल के तरफ प्रयुक्त किया जाता है। अंतिम वस्तु किसको बोलते हैं? फाइनल गुड्स। तो अंतिम वस्तु उन वस्तुओं को हम कहेंगे जो उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी हैं और अपने अंतिम उपभोगकर्ता के उपभोग के लिए अंतिम रूप से तैयार है। दोहरी गणना से बचने के लिए केवल अंतिम वस्तुओं को ही राष्ट्रीय आय में काउंट किया जाता है, शामिल किया जाता है। प्राइमरी इनपुट्स, प्राथमिक आगत किसको बोलते हैं? तो भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम को हम लोग
प्राइमरी इनपुट्स बोलते हैं। और सेकेंडरी इनपुट्स तो कच्चा माल, ईंधन, मतलब प्राथमिक आगतों के अलावा जो भी उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त किए जाते हैं इनपुट्स के रूप में, उसको हम लोग सेकेंडरी इनपुट्स कहते हैं। प्राइमरी इनपुट्स के अतिरिक्त जो भी इनपुट्स प्रोडक्शन प्रक्रिया में यूज किए जाते हैं उनको हम लोग सेकेंडरी इनपुट्स बोलते हैं, जैसे कच्चा माल और ईंधन इत्यादि। साधन लागत, फैक्टर कॉस्ट, इसे आगत लागत, इनपुट कॉस्ट, कारखाना लागत भी कहते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट या उत्पादन लागत, प्रोडक्शन कॉस्ट या मूल कीमत, बेस प्राइस के नाम से भी जानते हैं। तो साधन लागत से हमारा तात्पर्य होता है कि उत्पादन के में प्रयुक्त होने वाले सभी साधनों पर जो खर्च किया जाता है, जो कि उन साधनों की आय होती है, उनके योग को हम लोग उस वस्तु के उत्पादन के साधन लागत कहते हैं। साधन लागत में मजदूरी और वेतन, लगान, ब्याज और लाभ शामिल होते हैं। अर्थात साधन लागत और साधन आय दोनों बराबर होते हैं। किसी भी वस्तु के उत्पादन में जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है उन साधनों पर आने वाला खर्च उस वस्तु की साधन लागत कहलाता है। बाजार मूल्य या बाजार कीमत क्या है? तो किसी वस्तु के साधन लागत में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को जोड़ने पर हमें उस वस्तु का बाजार मूल्य प्राप्त होता है। अर्थात बाजार मूल्य अगर ज्ञात करना है, जानना है, तो साधन लागत पर जो मूल्य है उसमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को हम लोग जोड़ देंगे। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर मतलब अप्रत्यक्ष कर माइनस अनुदान करके हमको शुद्ध अप्रत्यक्ष कर प्राप्त होता है। ये ध्यान रखना है कि बाजार मूल्य हमेशा साधन लागत से अधिक होता है, अर्थात MP ग्रेटर देन FC, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो साधन लागत और बाजार मूल्य में अंतर है किस चीज़ का? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का दोनों में अंतर है। स्थिर मूल्य, स्थिर मूल्य का तात्पर्य या कांस्टेंट प्राइस का तात्पर्य आधार वर्ष के मूल्य से होता है। स्थिर मूल्य में के लिए हम एक आधार वर्ष का चुनाव करते हैं जो आर्थिक दृष्टि से सामान्य वर्ष होता है। प्रचलित मूल्य या करेंट प्राइस, जिसको मार्केट प्राइस बोलते हैं, चालू मूल्य, यह वह मूल्य होता है जिस पर कोई उपभोक्ता किसी उत्पाद को बाजार से क्रय करता है, जिस कीमत पर हम क्रय करके लाते हैं। यह वस्तुओं और सेवाओं का वर्तमान मूल्य है जो प्रचलन में है। उत्पाद का प्रचलित मूल्य ज्ञात करने के लिए हम उसके स्थिर मूल्य में मुद्रास्फीति को जोड़ देते हैं। अर्थात अगर आपको किसी वस्तु का स्थिर मूल्य ज्ञात करना है तो वर्तमान मूल्य में से उसका मुद्रास्फीति उस पीरियड का घटा दीजिए। अगर स्थिर मूल्य से आपको चालू मूल्य ज्ञात करना है तो उस पीरियड का मुद्रास्फीति जोड़ देना होगा। अब विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय किसको बोलते हैं? NFIA। तो देश के साधन हमारे कुछ हैं जो विदेशों में काम करते हैं, उनसे वो आय अपने देश में, हमारे देश में भेजते हैं, और दूसरे देश के साधन हमारे देश में लगे हैं वो अपने देश में आय भेजते हैं। इन दोनों को माइनस प्लस करने पर जो हमको प्राप्त होता है वो हमारा विदेशों से शुद्ध साधन आय होता है। प्रचालन अधिशेष लगान, ब्याज और लाभ के योग को कहते हैं। ये लगान, ब्याज और लाभ के योग को हम लोग क्या बोलते हैं? तो प्रचालन अधिशेष बोलते हैं। तो यहाँ पर आप जान गए कि विदेशों से शुद्ध साधन आय क्या होता है। ये निगेटिव पॉजिटिव भी हो सकता है। मिश्रित आय, मिक्स्ड इनकम किसको बोलते हैं? तो इसमें कार्य से प्राप्त आय, संपत्ति और उद्यम वृत्ति से प्राप्त आय शामिल होती है। इसमें साधन और स्वामी, श्रमिक एवं मालिक, साधन आपूर्तिकर्ता और साधन प्राप्तकर्ता अथवा उत्पादनकर्ता दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं। ये स्वरोजगारी होते हैं। यह अपना श्रम, पूंजी, भूमि तथा उद्यम लगाकर स्वयं के लिए कार्य करते हैं और इसका प्रतिफल भी स्वयं ही प्राप्त करते हैं। हस्तांतरण आय जो बिना किसी आर्थिक क्रियाकलाप किए हुए हमको प्राप्त हो जाता है, जैसे बेरोजगारी भत्ता, पेंशन, छात्रवृत्ति, आर्थिक सहायता इत्यादि। इसके लिए हमको कोई आर्थिक क्रियाकलाप नहीं करना पड़ता है, शारीरिक मानसिक परिश्रम नहीं करना पड़ता और ये हमको प्राप्त हो जाता है। उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप राष्ट्रीय आय के बीच में आने वाले अनेक शब्दों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, इसको अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो केवल इसको सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो।